हेलो दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जय मैकेनिकल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, जो कि हमारा पहला सब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है। जैसे मैं इंट्रोडक्शन का अगर बात करूँ तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक मैकेनिज़्म होता है। मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्स है। इस हमारे यूनिवर्स में हर सेकेंड करोड़ों घटनाएं होते रहते हैं, फिनोमेना होते रहते हैं। ये फिनोमेना कुछ क्वांटिटी, कुछ कारक के कारण होता होगा, जिसमें से कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, जिसको हम लोग इस फिजिक्स के पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो समझिएगा, एक होता है मैकेनिज़्म। मान के चलिए कोई घटना हुआ, मान के चलिए कोई फिनोमेना हुआ, मान के चलिए कोई एक बॉडी है, इस पे एक फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स नाम का फिजिकल क्वांटिटी आया और इस पे लगा, इस पे वो अपना एप्लीकेशन किया। एक बॉडी है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी एक बॉडी है, यहाँ पे एक फोर्स नाम का फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आया, इस बॉडी पे अप्लाइड हुआ। तो ये फोर्स इस बॉडी पे अपना कुछ इफेक्ट्स दिखाएगा। कुछ एडवर्स इफेक्ट होगा और कुछ फेवरेबल इफेक्ट होगा, मतलब कुछ अच्छा इफेक्ट होगा, कुछ ख़राब इफेक्ट होगा। तो इस पूरा का पूरा फिनोमेना और इस फोर्स, इस इफेक्ट और इस बॉडी, इस तीनों को लेके हम इसको बोलते हैं एक मैकेनिज़्म। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म कुछ भी नहीं है। मैकेनिज़्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग फोर्स, बॉडी और इफेक्ट्स, इस तीनों को कंसीडर करके चलते हैं। और सिंपली बोले तो एक फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो एक घटना ही तो हो रहा है, एक फोर्स आ रहा है, किसी बॉडी पे लग रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो कुछ एक घटना का ही पार्ट तो है ये। तो यही मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया हूँ। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैकेनिज़्म फिनोमेना होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बॉडी कंसीडर किया हूँ या ऑब्जेक्ट कंसीडर किया हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो रहा है और यहाँ पे कुछ इस ऑब्जेक्ट पे इस फोर्स का कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि डिफॉर्मेशन हो सकता है, ये बॉडी मूव कर सकता है, ये बॉडी फेल हो सकता है। फेल हो सकता है मतलब टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। डिफॉर्मेशन मतलब इसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन फेल नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसको मैं पढ़ता हूँ। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स में मैकेनिज्म का स्टडी पढ़ते हैं। और मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैकेनिज्म। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म को मैकेनिक्स कहते हैं और मैकेनिक्स एक साइंस का पार्ट है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैकेनिज्म, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेशन, फोर्स का एप्लीकेशन क्या है और उसका इफेक्ट्स क्या है, उसको हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब मैं मैकेनिक्स को अगर क्लासीफाई करूँ ऑब्जेक्ट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैकेनिक्स को मैं 3 तरीक़ा से क्लासीफाइड कर सकता हूँ। जैसे अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट रहा तब, अगर फ्लूइड ऑब्जेक्ट रहा तब। फ्लूइड आपको पता होगा, मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। अगर लिक्विड या गैस दोनों रहा फ्लूइड तब, मतलब बॉडी रहा तब। और अगर सॉलिड और फ्लूइड, मतलब या तो सॉलिड और लिक्विड या सॉलिड और गैस रहा तब। मतलब अगर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को देखें तो सॉलिड ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिजिड बॉडी, एक नॉन रिजिड बॉडी। अगर रिजिड बॉडी रहा और उस पर फोर्स लगा के उसका इफेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, तो उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। अगर नॉन रिजिड बॉडी रहा तो उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं। अगर फ्लूइड रहा, हमारा बॉडी अगर फ्लूइड रहा, उस पर अगर हम फोर्स लगा के उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। हम अपने फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर बॉडी फ्लूइड मतलब सॉइल प्लस सॉलिड, जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं, फ्लूइड प्लस सॉलिड। अगर मिट्टी को आप देखें तो मिट्टी में मॉइस्चर भी होता है, कुछ मात्रा में एयर भी होता है, और सॉइल एक प्रकार का हम बोल सकते हैं सॉलिड चीज़ है। तो वहाँ दोनों चीज़ का मिक्सचर है, तो इसीलिए उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं, और सिविल वाले सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, अगर यहीं से मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँ फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फ्लूइड्स। मतलब हमारे पास एक फ्लूइड बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है फ्लूइड। जैसे मैं आपको कुछ और समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे समझा सकता हूँ। हमारे पास एक रैंडम कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी फ्लूइड है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ
तो इस पे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इफेक्ट्स, इस पूरे इफेक्ट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे जानने का कोशिश करते हैं और क्या है। अब देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक को बोलते हैं क्लासिकल हाइड्रोडायनामिक्स, एक को बोलते हैं हाइड्रोलिक्स। समझिएगा बात को, एक क्लासिफिकेशन है, किसी आधार पे किया गया होगा। तो क्लासिकल हाइड्रोडायनामिक्स में हम लोग आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करते हैं। आइडियल फ्लूइड उसको बोलते हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसको हम लोग मानते हैं, जैसे उसको बोलते हैं ख्याली पुलाव पकाना। मतलब हम अपने दिमाग में ही उसको एज्यूम करते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को आइडियल की तरफ लेके जाएं। अगर आइडियल की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो हम लोग किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना ख़राब है। जैसे कार्नोट इंजन, कार्नोट साहब एक अपना साइकिल दिए जो जिसमें क्या किया, वो अपना सारा प्रोसेस सारा साइकिल को आइडियल मान लिए, मतलब सारा प्रोसेस को आइडियल मान लिए, तभी तो हम लोग कार्नोट से कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लासिकल हाइड्रोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, और फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब फ्लूइड को रेस्ट में रख के पढ़ा जाता है, उसको मूव नहीं करवाया जाता है, उसमें कोई मोशन नहीं आता है। मतलब अगर उस पर फोर्स लगेगा तो उसमें मोशन नहीं आएगा, कुछ और इफेक्ट्स आ सकता है, और मे भी फोर्स नहीं भी लग सकता है। नेक्स्ट दूसरा को बोलते हैं हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स शब्द जो आया है हाइड्रोस शब्द से आया है, और हाइड्रोस शब्द का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर। हाइड्रोलिक्स में मेनली हम फ्लो ऑफ वाटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स दो तरीक़ा से क्लासिफाइड हो गया, एक को बोलते हैं क्लासिकल हाइड्रोडायनामिक्स और एक को बोलते हैं हाइड्रोलिक्स। नेक्स्ट वन आता है फ्लूइड मैकेनिक्स को फिर से हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक फ्लूइड एट रेस्ट, एक फ्लूइड इन मोशन। अगर फ्लूइड एट रेस्ट है तो स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, हम लोग रेस्ट कंडीशन में अगर फ्लूइड का स्टडी कर रहे हैं तो उसको फ्लूइड स्टैटिक बोलेंगे। जैसे हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, तो वहाँ पे एक शब्द आता है रेस्ट, रुका हुआ। अगर बॉडी रुका हुआ है, अगर उसका स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग स्टैटिक बोलते हैं, और बॉडी अगर फ्लूइड है तो उसको फ्लूइड स्टैटिक बोलेंगे। अगर फ्लूइड इन मोशन है, अगर फ्लूइड इन मोशन में है तो हम लोग दो तरीक़ा से इसको पढ़ सकते हैं। एक मोशन का, जैसे मोशन, अगर कोई चीज़ में मोशन होता है तो उसका वेलोसिटी होता है, उसका एक्सेलरेशन होता है, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इस सारा चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्लो पैरामीटर। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस सारा चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्लो पैरामीटर। तो या तो हम लोग फ्लो पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे या तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब किसी चीज़ का मोशन हो रहा है तो मोशन में दो कंडीशन हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ समझाना चाहूँ तो मान के चलिए एक बॉडी है, इसका अगर मोशन हो रहा है, मोशन में अगर ये है तो मोशन में ही कुछ डिस्टेंस भी चलेगा, डिस्टेंस, इसका कुछ अपना वेलोसिटी भी होगा, वी वेलोसिटी से चलेगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो इसका कुछ एवरेज वेलोसिटी भी होगा। इस सब को बोलते हैं हम लोग मोशन पैरामीटर। इस सब को हम लोग बोलते हैं मोशन पैरामीटर्स, इसको बोलते हैं हम लोग मोशन पैरामीटर। अब मान के चलिए हम लोग को मोशन का पैरामीटर नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है इफ मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आप लोग को पता है बेसिक काउज ऑफ मोशन बिहाइंड फोर्स होता है, फोर्स। अगर हम लोग फोर्स को पढ़ रहे हैं, काउज ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को दूसरा टाइप से बांटेंगे जिसको बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग मोशन का काउज पढ़ेंगे, दैट इज़ फोर्स पढ़ेंगे, और अगर फ्लूइड काइनेटिक्स पढ़ेंगे, मतलब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फ्लो पैरामीटर्स जैसे स्पीड, वेलोसिटी, यही सब के बारे में पढ़ेंगे। और बात ये आता है कि पहले फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहिए कि पहले फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ना चाहिए। तो अब मैं आपसे सिंपली एक सवाल पूछता हूँ, F बराबर ma क्या है? आप बोलिएगा एक इक्वेशन है जिसमें फोर्स भी है, मास भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सा है? तो आप बोलिएगा कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, और ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट। तो अब आप बताइए, पहले अगर हमको फोर्स के बारे में स्टडी करना है तो पहले हमको एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलिएगा होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी नहीं होगा तो उससे पहले तक तो हम फोर्स के बारे में पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन के बारे में आपको जानकारी लेना है तो आपको वेलोसिटी के बारे में पता करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर आपको वेलोसिटी के बारे में जानकारी लेना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी।
और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी लेना है तो आपको सबसे पहले दूरी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर सीधा सीधा देखा जाए तो पहले हम लोग को फ्लो पैरामीटर पढ़ना पड़ेगा, फ्लो पैरामीटर के बाद हम लोग फोर्स पे आते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूजन निकलता है कि पहले हम लोग को फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ और यहाँ पे बताया गया है कि स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, काउज ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन हम दो तरीका से कर सकते हैं, एक काउज ऑफ मोशन को कंसीडर करके और एक इफेक्ट्स ऑफ मोशन को कंसीडर करके। काउज ऑफ मोशन में बता चुका हूँ, फोर्स होता है। इफेक्ट्स ऑफ मोशन में फ्लो पैरामीटर जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी इत्यादि इत्यादि। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जाने का कोशिश करते हैं। स्टडी ऑफ मोशन, फिर से वही चीज़ है। स्टडी ऑफ मोशन हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं, विथआउट कंसीडरिंग काउज ऑफ मोशन। अगर बिना कंसीडरेशन ऑफ काउज ऑफ मोशन अगर हम फ्लूइड का स्टडी करते हैं, मोशन का स्टडी, अगर बिना विथआउट कंसीडरेशन ऑफ काउज ऑफ मोशन करते हैं तो उसको फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर विथ कंसीडरिंग काउज ऑफ मोशन मतलब फोर्स को लेके अगर पढ़ाई करते हैं तो उसको फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जैसे वहाँ पे जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ वही यहाँ पे है। काउज ऑफ मोशन इनर्शिया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जिसको फ्लो पैरामीटर भी बोलते हैं। और फ्लो पैरामीटर यहाँ भी ओमेगा, सर्कुलेशन, वोर्टिसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सारा चीज़ होता है। मतलब फ्लूइड डायनामिक्स डिपेंड्स ऑन फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ये तो बात आपको पहले भी पता चल चुका है कि फ्लूइड डायनामिक्स जो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फोर्स जो है फ्लो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करता हूँ, मतलब फ्लूइड स्टार्ट करता हूँ। फ्लूइड, अब हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ना है तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या है, क्या चीज़ है, कौन सा बॉडी है, उसका बिहेवियर क्या है, थोड़ा उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। तो चलिए एक बेसिक नॉलेज लिया जाए। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लूइड बॉडी कंसिडर किया हूँ। मैं अभी मान लेता हूँ फ्लूइड कोई बॉडी होगा, रैंडम बॉडी होगा, उस पर फोर्स लगेगा, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ है जहाँ पे फ्लूइड मोशन करेगा। तो मान लीजिए यहाँ से फ्लूइड इस पर फोर्स लगाता है, इस पर इफेक्ट आएगा, तो इफेक्ट आएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब यहाँ से यहाँ है, दो कंडीशन में आ सकता है। अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो फोर्स का अपोजिशन करता है, मतलब रेजिस्टेंस दिखाता है। अगर रेजिस्टेंस दिखाएगा मतलब डिफॉर्मेशन, मतलब अपने शेप या साइज में चेंज होने में रेजिस्टेंस दिखाता है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। तो अगर फ्लूइड जो है ना एक ऐसा बॉडी है जिसका डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब वो डिफॉर्मेशन के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ये डिफॉर्म हो जाएगा और डिफॉर्मेशन इसका कंटिन्यूअस होते चला जाएगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे कोई चीज़ है, मान के चलिए यहाँ पे एक वस्तु है, इसको मैं इधर से फिक्स किया हुआ हूँ और इधर से पकड़ के खींच रहा हूँ। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो ये पक्का बात है ये मेरे खिंचाव को कुछ रेजिस्टेंस देगा। अगर मान के चलिए इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया तब तो ये हमेशा खिंचाते चला जाएगा, एक पतला वायर में कन्वर्ट होते चला जाएगा एकदम इनफाइनाइट लेंथ तक। तो वही बात यहाँ पे दिखाया हूँ। आपको पता है फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आता है, कोई भी लिक्विड कोई भी गैस, वो दोनों को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि दोनों को फ्लूइड क्यों बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका डिफॉर्मेशन जीरो हो गया, मतलब ये फ्लो करने लगा। मतलब फ्लो एक ऐसा वर्ड है ना जो इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन को दिखाता है। अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए, ये फ्लो जो है एक ऐसा वर्ड है जो इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन को दिखाता है। अब वहीं पे मैं बात अगर करता हूँ, एक सॉलिड बॉडी हमारे पास है, अगर इस पर फोर्स लगाता हूँ तो सॉलिड बॉडी के पास रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन जीरो नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो इस एक सॉलिड बॉडी अगर मान लिया जाए कि एक सॉलिड बॉडी है और इस पर अगर फोर्स लगाता हूँ तो इसके शेप और साइज में चेंज को ये रजिस्ट करेगा, ये उसको रोकेगा, तो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। अगर सॉलिड को देखा जाए तो एक फाइनाइट डिफॉर्मेशन होता है, इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। मान के चलिए मैं लोड बढ़ाता गया तो इसका कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो गया, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर होगा, और लोड और बढ़ाता गया, एक लिमिट से लोड अगर ज़्यादा कर दिया मैं तो पक्का बात है बॉडी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मैं अगर लोड एक लिमिट में लगाऊं तो क्या इसका डिफॉर्मेशन होगा, और एक लिमिट अमाउंट में होगा, एक फाइनाइट अमाउंट में होगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करूं मैं फ्लूइड का, तो फ्लूइड का डिफॉर्मेशन इनफाइनाइट अमाउंट में होता है, स्मॉल फोर्स लगाने के बाद भी।
जैसे थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ूँ तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्लो एबिलिटी लिखा हुआ है, एक वर्ड फ्लो एबिलिटी, जिसको फ्लूडिटी भी बोलते हैं, जिसको फ्लूड बोलते हैं। मतलब फ्लूड ही वैसा एक चीज़ अभी हम लोग को देखा गया, हम लोग के आसपास एक ऐसा बॉडी फ्लूड ही है जिसके पास फ्लो एबिलिटी होता है, फ्लो करने का एबिलिटी होता है, जिसको फ्लूडिटी बोलते हैं। वही लिखा हुआ है, दैट इज फ्लूड्स आर सब्सटेंस विच हैज़ एबिलिटी टू फ्लो। मतलब फ्लूड लिक्विड या सॉलिड कोई फ्लूड हो, उसके पास एक एबिलिटी है फ्लो होने का। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास 3 होते हैं, आप लोगों को पता होगा ऑब्जेक्ट जो है 3 स्टेट में होते हैं। एक्चुअली इसको मैं स्टेट लिखना चाहूँगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास 3 स्टेट में होते हैं, एक होते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। आप लोग को थोड़ा सा अगर पता होगा तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूलर मूवमेंट लेस होता है। अगर आप लोग को पता होगा तो सॉलिड स्टेट में मान के चलिए एक सॉलिड बॉडी है, तो इसका छोटा छोटा कण जो होगा, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स जो होगा, टाइटली पैक्ड रहता है, अपने लैटिस में टाइटली पैक्ड रहता है, और इसका मूवमेंट बहुत कम होता है। मतलब ये और ये दोनों कण बहुत कम मूव कर पाते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत कम जगह होता है, इसका वाइब्रेशन बहुत कम हो पाता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट लेस होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। मतलब आप लोग को पता होगा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर कोई 2 मास है, अगर r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये इस पे और ये इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो और इसको फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं, जो सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में लगता है। तो आप कोहेसिव फोर्स पे मत जाइए, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझिए। अट्रैक्शन फोर्स एक वैसा फोर्स होता है जो कोई भी 2 मास के बीच लगता है और इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है G m1m2/r²। अब समझिए ये वैल्यू जितना कम होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस r, इसी को हम लोग r बोलते हैं, इसका r, इसके बीच का डिस्टेंस r कितना कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा कम हो जाएगा। देखिए एक मॉलिक्यूल यहाँ रहा, एक मॉलिक्यूल यहाँ रहा, इसके और इसके बीच का सेंटर डिस्टेंस कितना है r, ये बहुत ज़्यादा कम है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगा। और जब आर स्क्वायर का वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर का। तो ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, और ये जितना ज़्यादा कम रहेगा वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है मेरे हिसाब से। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, और लिखा गया है आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जो यहाँ थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, जो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है या कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसके बीच में आयनिक कोवैलेंट यही बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। वहीं पे अगर मैं बात करूँ अगर लिक्विड का, तो आप लोग को पता होगा लिक्विड का मॉलिक्यूलर मूवमेंट थोड़ा सा मॉडरेट होता है। जैसे मैं बात करूँ लिक्विड का, तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है थोड़ा सा दूर दूर पे होता है, मतलब इसके पास सफिशिएंट इतना गैप है कि ये इधर इधर मूव कर सकता है, इतने दूर में, इतने एरिया में मूव कर सकता है। तो इसका मूवमेंट जो होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट एक मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। वही यहाँ पे लिखा गया है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है मॉडरेट होता है। वही यहाँ पे लिखा गया है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट मॉडरेट होता है। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है। जैसे वहीं पे मैं बात करूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट होता है। जैसे अगर देखा जाए तो इसके और इसके बीच में गैप जो है थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब r का वैल्यू बढ़ गया है। अगर r का वैल्यू बढ़ गया है तो Gm1m2/r², इसका वैल्यू थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका वैल्यू थोड़ा सा घट जाएगा, मतलब मॉडरेट होता है। मतलब सॉलिड से कम और लिक्विड से ज़्यादा, मतलब मॉडरेट होता है। मतलब सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा, लिक्विड से नहीं, सॉरी, गैस से ज़्यादा। वही लिखा गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि लिक्विड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मेनली मैं वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ कि 2 वाटर के कण के बीच में, 2 वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट वहीं पे मैं बात करूँ अगर गैसेस के बारे में, तो गैसेस का मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे।
यहाँ पे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो ये रहा सॉलिड का कण, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये रहा सॉलिड का कण टाइटली पैक्ड, ये रहा लिक्विड का कण थोड़ा सा दूर दूर पे, और यहाँ पे गैस का कण थोड़ा सा और ज़्यादा दूर पे हो जाएगा। तो देख लीजिए इसके पास सफिशियंट जगह है मूव करने का, तो हाई जगह, तो इसके पास सफिशियंट जगह है मूव करने का, तो यहाँ से यहाँ बहुत हाई मूवमेंट इसके कण का बहुत हाई मूवमेंट पॉसिबल है। तो यही यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बीच में आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एफ का वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाएगा, और जब एफ का वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो जाता है। लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा के रिलेटिव में क्या बोल सकता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा घट जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बीच में दो कण के बीच में, गैसेस के दो कण के बीच में वंडर वॉल्स बॉन्ड होता है, वंडर वॉल्स बॉन्ड जिसको बोलते हैं, और ये कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन करते रहता है जिसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये जो लिक्विड है, लिक्विड के कण हमेशा कंटिन्यूअसली इधर उधर घूमते रहते हैं। इस मोशन का एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है ब्राउनियन मोशन, आपको याद रखना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इससे पहले मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 1-2 वीडियो और पहले बना चुका हूँ, उसको भी आप जाके मेरे वेबसाइट, मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।